Hello and Assalamu alaikum. Welcome to yet another show of Let's Talk with me, Zabad Anwar. आज की शो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसके कई रीज़न्स हैं. पहली रीज़न तो ये है कि हम सब एक चेंज नोटिस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में आ रही है. हमने देखा कि ईद पर सिनेमा में एक बूम आया. मूवी लवर्स, मूवी गोअर्स इस दफ़ा सिनेमा गए और पाकिस्तानी फ़िल्में देखी और उन्हें अप्रिशिएट किया, और इस तरह से पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री इज़ डूइंग अ गुड बिजनेस. अब हाल ही में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और वो ये होने वाला है कि रीजनल सिनेमा से फ़िल्म्स हमारे मेन स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ होने जा रही हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ़िल्म दोदा की, विच इज़ अ बलोची लैंग्वेज फिल्म, एंड इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो कि सिनेमा घरों की जीनत बनेगी. इट्स द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बलोची लैंग्वेज फिल्म जो सिनेमा घरों तक पहुंचेगी. आज हम फिल्म दोदा को प्रमोट करने जा रहे हैं, और दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मैं आपको इतनी ज़्यादा एक्साइटेड साउंड कर रही हूँ वो ये है कि माय बाबा जान, द लेजेंडरी लेट अनवर इकबाल बलोच, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़िल्म है और उनके जाने के बाद रिलीज़ हो रही है. आज हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर. तो जैसा कि मैंने अपनी ऑडियंस को आज बताया कि आज हम फिल्म दोदा की प्रमोशन कर रहे हैं. दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली अबाउट फिल्म दोदा, विच इज़ द फर्स्ट एवर बलोची लैंग्वेज फिल्म टू बी रिलीज्ड इन अ सिनेमा. हमारे साथ हैं इस फिल्म के डायरेक्टर मीर आदिल बिज़िंजो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Adil, how are you feeling? I'm feeling good, and to be honest, sitting and being interviewed by the legendary Anwar Iqbal daughter, it is an honor. It's an absolute honor for me as well. आदिल, अपनी फिल्म के पहले तो हम बात करेंगे दोदा के बारे में. इस फिल्म के बारे में हम बात करते हैं कि ये व्हाट इज़ इट अबाउट, इस फिल्म की कहानी क्या है, और आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? कहानी बेसिकली बेस्ड करती है एक लयारी बेस्ड बॉक्सर की, और वो कितना पैशनेट है अपने बॉक्सिंग को लेकर, वो कितनी मंजिलें तय करना चाहता है, साथ में उसकी फैमिली है और सोसाइटिकल इश्यूज हैं, तो किस तरह इन सब चीजों को लेकर सरवाइव करता है, प्लस सिस्टम उसको किस तरह से टफ टाइम देता है, तो ये सब चीजें उसकी स्ट्रगल पे बेस करती है. बेसिकली ये किसी भी पैशनेट बंदे से कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी आप देखते हैं पैशनेट लोग हैं या जितने भी पैशनेट यंगस्टर हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एज सच प्लेटफॉर्म या एज सच फैसिलिटीज नहीं होती हैं, और लेस प्रिविलेज एरियाज में जो वो लोग हैं उनके लिए तो बहुत टफ टाइम होता है. तो ये सब चीजें उस पर बेस करती हैं और कोई भी पैशनेट बंदा इसको कनेक्ट कर सकता है. तो आपने जब इस फिल्म की व्हेन इनिशियल स्टेजेस पे थे, तो आपने कास्टिंग को लेके कैसे सोचा कि एक सर्टेन कैरेक्टर को यही जो है एक्टर्स पोर्ट्रे कर सकते हैं? मैं शोएब की बात करना चाहता हूँ. शोएब से मैं मिला था 2012 में एक म्यूजिक वीडियो के लिए. मैं तब से इसको जानता हूँ. वो उस वक्त फैशन मॉडलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा एक्टिव था, अब तो टीवीसी वगैरह पे भी है. तो तब से मैंने उसको देखा था कि उसके अंदर स्पार्क है एक्टिंग को लेकर, वो चीजों को बहुत अच्छे से ग्रैब करता है. वो किसी पर्टिकुलर थिएटर से या कोई एक्टिंग स्कूल से तो नहीं आया, बट उसके अंदर नेचुरल ये एक पोटेंशियल है कि वो चीजों को समझ लेता है, उसके अंदर अपना ये जज्बा भी है. राइट. तो जब मैं दूधा लिख रहा था, दूधा का जब मेरे कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि दूधा शोएब जो है वो थोड़ा सा मस्कुलर उसकी बॉडी है, तो तब से मेरे जहन में था कि कोई का कैरेक्टर इस तरह से हुआ तो मैं शोएब को जरूर अप्रोच करूंगा. तो जब दूधा लिखा तो मैंने उसको पहले कहानी सुनाई. मैंने कहा ये कहानी तुम सुन लो, तुम देख लो कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. जब उसने कहानी सुनी तो वो एक्साइटेड हुआ, उसने कहा कि मैं करूंगा. तो फिर मैंने उससे कहा कि दूसरी शर्त इसकी है कि तुम मुझे ऑडिशन दोगे, मुझे सेटिस्फाई करो कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. राइट. तो बहुत विलिंग था वो. उसने मुझे 2 से 3 ऑडिशंस दिए इस मामले में. जब मुझे लगा कि हाँ ये कर सकता है, तब फिर मैंने उसको एक और चैलेंज दिया. मैंने कहा कि अब तुम्हें जाके बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करनी है. तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था उसके लिए, क्योंकि वो बॉक्सिंग फील्ड से तो नहीं, तो वेट लिफ्टिंग तो करता था मगर बॉक्सिंग फील्ड से तो नहीं था वो.
तो उसका वो बड़ा चैलेंज ये था कि वो बेचारा नेवल कॉलोनी में रहता है, तो वो वहां से आता था लियारी रोजाना, और 3 से 4 महीने के लिए उसने फिर ये ट्रेनिंग, जो मेरे दोस्त हैं एक अच्छे जो कि ओलंपिक्स में भी जा चुके हैं बॉक्सिंग में, उसके अंडर मैंने उसको ट्रेनिंग दिलवाई। तो वो बड़ा उसके लिए वो हार्ड वो थे दिन थे बिल्कुल। समझने, वो हुँ। बॉक्सिंग सीखने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर स्क्रीन में वो बॉक्सिंग करे भी तो उसके पंचेस बिल्कुल ऐसे ना लगे कि कोई नॉर्मल एमर्जेंसी बंदा है और वो पंचेस कर रहा है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वो जो उसकी फील है वो बड़ी रियल है। देन मैं अबीला की बात करूं तो अबीला मेरे साथ शुरू से ही है, मतलब जब हम इंग्लिश फिल्मों को बलूची में डब करते थे तब से वो मेरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट रही है। तो एक अच्छी दोस्ती भी है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। इससे पहले मैं जामी साहब के साथ एक फिल्म करने वाला था, वो नहीं हो पाया। हुँ, हुँ। तो उसके लिए भी मैंने अबीला को अप्रोच किया था, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शायद हम मेरी मिसजजमेंट थी, या तो वो ऑडिशन में कुछ ऐसा हुआ कि हम उसको ना ले पाए। हुँ, हुँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म भी नहीं बन पाई। तो उस वक्त से मुझे वो था कि यार फिर हम जब ऑफिस में साथ काम करते थे अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पे, तब वो मुझे उसके अंदर वो पोटेंशियल भी देखा अबीला के अंदर, हुँ, हुँ। जब वो मिमिक्री वगैरह करती थी दूसरे एक्ट्रेस वगैरह की। तो मैं थोड़ा सा श्योर था कि ये कर पाएगी। देन जब मैंने उसको कहानी सुनी और उससे ऑडिशन हुए, तो फिर मैं श्योर हो गया कि हाँ, ये कर पाएगी अबीला, और ये बहुत मतलब पोटेंशियल उतनी है उसके अंदर। और इन माय सरप्राइज, जब उसका फर्स्ट सीन हुआ, शी कम्प्लीटली नेल्ड इट। और वो सीन आप शायद ट्रेलर में भी देखेंगे जब वो शाउट कर रही है दूधा के हुँ, ऊपर। हुँ, हुँ। तो इट वॉज फर्स्ट सीन ऑन कैमरा, उससे पहले कभी वो कैमरा पे नहीं आई थी। वेरी मगर जो नाइस। कॉन्फिडेंट, जो स्ट्रेंथ था वो बहुत अच्छा था। प्लस जो तीसरी जो कास्ट है विलन का, तो वो उसमें तो थोड़ा मुझे टफ टाइम मिला, क्योंकि मैं चाह रहा था कि विलन भी इतना मस्कुलर ही हो, उतना पावरफुल हो। जब हुँ। वो दूधा के सामने स्टैंड करे तो बिग सीन ऐसे हैं हुँ, हुँ। जिसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट थी इस तरह की, हुँ, हुँ। तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो बलोच एक्टर्स में मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर एक दिन मैं और रबीला भी, शायद हम साथ, हम जितने भी टीम थी, हम लोग गए थे आर्ट्स काउंसिल में थिएटर देख रहे थे। तो एक थिएटर चल रहा था, मुझे इसका नाम नहीं याद, मगर वो थिएटर में मैंने एक बंदे को नोट किया। और मैं यूं ही कह रहा था, जब वो थिएटर एंड हुआ और सब वो स्टैंड वो खड़े होकर अपनी वो तारुफ करवा रहे थे, तब जब उसका नंबर नहीं आया था, हुँ, हुँ। तो मैंने भी को यूं ही कहा कि काश ये बंदा बलूच होता तो शायद ये हमारे विलन के लिए, जाफर के लिए बड़ा फिट होता। हुँ, हुआ? तो सडनली जब उसका नाम आया तो उन्होंने बोला कि इमरान बलोच। मैंने कहा ओहो, ये तो मिल गया, इससे तो अब मिलना ही पड़ेगा। तो फिर हम मिले बाद में होटल में, और उससे मेरी अप्रोच हुई, बात हुई। उसको कहानी अच्छी समझ में आई, मगर वो इंटरेस्टेड नहीं था कोई बलूची फिल्म करने में। हुँ, हुँ। उसे उसकी वजह यही थी कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड था थिएटर में और फिर बाहर की इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बलूची इंडस्ट्री में कहानी को लेकर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं था। जब उसने कहानी सुनी, थोड़ा उसे लगा, और फिर उसने बाद में मुझे बताया कि उसने मेरी पूरी वो छानबीन की थी हमारी टीम की, कि हम किस तरह से काम करते हैं, हमने क्या क्या काम किए हैं। फिर उसने जाके वो बात पे एग्री किया कि ओके ठीक है, मैं करूंगा तुम लोगों के साथ काम। फिर उसको भी फिर वही ट्रेनिंग करवाई हमने शोएब के साथ। तो वो भी ट्रेनिंग करता था शोएब के साथ बॉक्सिंग का। और प्लस अ, एक कोच का जो करेक्टर है, दो बड़े इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। एक जो शोएब के कोच हैं, दोनों शोएब के कोच होते हैं अपने दोदा के। तो उनमें से एक के लिए मुझे बड़ा डिमांडिंग था, क्योंकि उस करेक्टर में बड़ा शिफ्ट है, उसमें बड़े अप्स एंड डाउन इस तरह से हैं कि उस करेक्टर को बड़ा क्विकली चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो उसको कास्ट करने में मुझे थोड़ी इंसिस्ट करना पड़ा बहुत गुमनाम साहब को, क्योंकि उसमें उनके अंदर वो पोटेंशियल था। मैंने उनकी शॉर्ट मूवीज वगैरह देखी थी, तो वो बड़े करिज्मेटिक एक्टर हैं। तो उनको मुझे पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, फिर बड़े लोगों को मैंने अप्रोच किया उनको मनाने के लिए, फिर कहीं जाके वो माने। मगर उन्होंने जो फिर काम किया, वो फिर आप फिल्म में देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने वो चीजों को डिलीवर किया है, खास उस मूवमेंट के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें कास्ट किया था। तो बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। और जो बड़ी इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं दूधा की सिस्टर का, मेरी जो कि मेरी अपनी छोटी सिस्टर है, ओह! फिजा। अच्छा। तो उस करेक्टर, जो मेरे साथ जब मैं लिख रहा था दूधा, तो वो मैं चाय वगैरह सब वही सर्व करती थी मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। तब जब मैं करेक्टर लिखता था, हर सीन पे मैं उसका ऑडिशन करता था, मैं देखना चाहता था कि कर पाती है कि नहीं कर पाती है। मगर वो बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्म किया, और जिस सीन के लिए मुझे बड़ा डर था, खौफ था,
कि फिजा वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी मतलब उन कभी थिएटर भी नहीं किया, थिएटर पे एक्ट भी नहीं किया, स्कूल में कोई टेबलो वेबलो भी नहीं किया उसने, मगर मेरे सामने तो खूब एक्टिंग वगैरह करती थी घर में, यूं यू नो सिबलिंग जिस तरह से मस्ती मजाक करते थे। हम्म। तो तब जब मैंने जब वो सीन हम कर रहे थे तो शी शी आल्सो रियली नेल्ड इट, तो बड़ा वो सेटिस्फेक्शन हुआ। चलो, इम्पोर्टेंट सीन है फिल्म का, टर्निंग पॉइंट है, वो उसी पे बेस करती है, तो उसने बहुत अच्छा किया। प्लस और बाकी जितने भी कास्ट थे मेरे, शकील मुराद, वसीम है, अताउल्लाह हैं, और लेजेंडरी आपके वाले साहब, जी उन्होंने तो जी। बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने जब उनको कहानी बताई, मैं तो बिल्कुल इस सपोर्ट से आया था कि उनका होना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो एक ब्लेसिंग भी है, प्लस वो वायद वही बंदे हैं जिन्होंने इन चीजों का आगाज किया था बलूची माशरे के अंदर, तो उनका एक आशीर्वाद भी हमें चाहिए था कि उनका आशीर्वाद रहे हमारे सर पर। तो जब मैंने उनको अप्रोच किया, मेरे उनसे बात हुई, सो काइंड, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, हम बैठे, और जब मैंने उनको कहानी बताई तो बहुत एक्साइटेड हुए। उन्होंने कहा कि यार, अब बलोच स्टूडेंट इस तरह से लेके कहानी आ रहे हैं तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि, और वो मेरी फिल्म के उसमें भी आए थे, स्क्रीनिंग में भी आए थे, जब मैंने उनको बुलाया था अशतरोज पे, जो मेरी थीसिस फिल्म थी। तो तब से वो मुझे जानते थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे जानते हैं, क्योंकि हम्म। वो तो मैं हमारे लिए तो लेजेंड है, तो हमने तो बहुत छोटा सा काम किया था उस वक्त। तो तब से वो मुझे याद रख चुके थे। जब मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि मैं आदमी हूँ, तो उन्होंने डायरेक्टली पहचान लिया, तो मेरे लिए सरप्राइज था कि वो इतने काइंड थे कि उन्होंने मुझे याद रखा, वो भी एक छोटे से काम के थे। तो मैं गया, उन्हें अप्रोच किया, तो उन्होंने कहानी सुनी और बहुत एक्साइटेड हुए, और फिर हमने बहुत सारी चीजें और डिसाइड भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें छोड़कर चले गए। तो बट ये था कि मेरी ख्वाहिश थी कि वो बड़े पर्दे पे वो जरूर है, और उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। बिल्कुल, बेशक। और आप लोगों की जो सारी बातें मैं आपसे सुन रही हूँ, वो सब चीज़ें हम जब ट्रेलर देखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं। द ट्रेलर लुक्स एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग। हर एक किरदार अपनी थैंक जगह यू। बहुत परफेक्टली शाइन कर रहा है। चाहे आप की छोटी बहन, जो इनोसेंस, जो मासूमियत उस कैरेक्टर के लिए चाहिए, उसने उसको बिल्कुल बहुत फिनेस के साथ उसको नेल किया है। और शोएब की अगर हम बात करें, तो एक चीज़ जो मैंने आपके ट्रेलर में देखा, वो है ट्रांजिशन। एक आम से लड़के से उसके बॉक्सर बनने तक की जो स्ट्रगल है, जो जर्नी है, वो बहुत नुमाया है उसके अंदर। उसकी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज पूरी, बिल्कुल। जिस तरह से उसको। शुएब शुएब की मैं सिर्फ ये ऐड करूं, शुएब की 3 फेज हैं इस पूरी कहानी के अंदर, तो 3 मुख्तलिफ मरलों से वो गुजरता है वो करेक्टर। तो वो बड़ा मुश्किल था शुएब को, जब हम लोग कर रहे थे तो उन तीनों करेक्टर्स के अलग अलग मैं रिहर्सल करवाता था उसको, क्योंकि जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपको 2 तो कंट्रास्ट आपको दिखेंगे, जो तीसरा है वो शायद आप फिल्म जब आएगा तो आपको देखेंगे, मगर आपको बिल्कुल करेक्टरों के अंदर 2 मुख्तलिफ कंट्रास्ट दिखेंगे, और शोएब ने बिल्कुल उसको पैशनेटली पोर्ट्रे किया है। तो वी डिड अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब फिल्म रिलीज़ होगी तो इंशाल्लाह ऑडियंस उसको और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और जो ट्रेलर के अंदर एक आवाज़ आती है, इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत खुद जी बदल सकता है, जो मेरे जी। ख्याल से एक कहते हैं पंच लाइन है इस फिल्म की। एंड बिल्कुल द फिल्म इज बिल्कुल। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसान की अपनी टर्निंग स्ट्रगल, और पॉइंट। उसकी अपनी बिल्कुल। अपने आप का वो जो है तो माशाल्लाह आई थिंक सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अपनी उसमें फॉल कर रही हैं। हम अगर यहाँ पे एक जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये पहली बलोची फिल्म, बलोची लैंग्वेज की पहली फिल्म है जो सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। जी सॉरी। 1976 में पहली बलोची फिल्म, जो कि लेजेंडरी अनवर इकबाल साहब ने बनाई थी, हमल ओ मांगंज, जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई थी। और ये कहने में कोई मेरे ख्याल से वो नहीं है कि वही बलूची फिल्म इंडस्ट्री के फ्लैग बेयरर थे। डेफिनेटली और डेफिनेटली। उस ज़माने में उन्होंने चाहा कि बलूची सिनेमा जो है वो दुनिया भर में नुमाया हो, और बलूची फिल्म इंडस्ट्री, बलूची आर्टिस्ट, बलूची एक्टर्स के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए और मेन स्ट्रीम में ये लोग आएँ। तो मेरे ख्याल से 1976 की जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका विजन था, वो आज जाके पूरा हो रहा है। तो ये इन इट सेल्फ बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है। ये इतने सारे सालों की स्ट्रगल है।
जो मेरे ख्याल से डेफिनेटली। इन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। आप इसको कैसे देखते हैं आदिल? हाउ अब डू यू सी इट कि इतने सालों में कोई बलोची फिल्म मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं आई? आपके लिए ये किस तरह वो है? देखिए, अम्मल मागंज की आप बात कर रहे हैं, तब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब उन्होंने अनवर इकबाल साहब ने उसको विजन किया हुआ था कि इस तरह से हम लैंग्वेज को आगे लेके जाएंगे। देखिए, किसी भी महज़ब माशरे में मैंने भी चंद दिन पहले एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा जो दूधा फिल्म के बारे में ही लिखा गया था। हम्म। जुल्फिकार जुल्फी साहब ने कोई आर्टिकल लिखा था अपने, आर्टिकल था, पोस्ट था, आई कांट रिमेम्बर, मगर वो फेसबुक में मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने बड़ा वो अच्छा लिखा था कि किसी भी माशरे को महज़ब माशरा तब मानते हैं जब वहाँ पर कोई सिनेमा प्रिवेल करता है, उसकी जबान बड़े पर्दे पे जब चलती है तो वो जबान सदियों तक रह जाती है। तो जो विजन उन्होंने 76 में वो जो किया था, अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती थी कि वो हम उस चीज को समझ नहीं पाए थे और बड़े कम अकली की वजह से शायद हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हमने। तो उसकी वजह से में आप देखें, अराउंड 40 to 50 years हमें लग गए उस चीज को दोबारा रिवाइव करने में, बिल्कुल। उस पॉइंट के ऊपर। और मतलब हम तो बड़े इंडिपेंडेंट लेवल पे कर रहे थे, तो जब वो कर रहे थे तो वो तो बड़ा मेगा बजट और बड़ी क्या कहते हैं उसको, पीरियड फिल्म थी। पीरियड फिल्म बनाना इन आसान नहीं। सेल्फ इज चैलेंजिंग से है। एब्सोल्युटली। तो वो जो बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो फ्लैग बियरर है और वो हमेशा रहेंगे। उनके बाद 90s में, लेट 80s या अर्ली 90s में एक और सिलसिला शुरू हुआ बलूची फिल्मों का, जो वीडियोस की हद तक वो रहा, अपने कैसेट्स की हद तक वो रहा। फिर वो देन चेंज हुआ सीडीज पे, देन फिर वो केबल पे आने लगे। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने वही सीख ली जनाब अनवर इकबाल साहब से। फिर उसको और आगे वो लेते गए अपनी मदद आपके तहत प्लेटफॉर्म में। सच ना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड, सबसे बड़ी बदकिस्मती तो यही है कि बलूचिस्तान के पास जब हम जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप तो सिंध के हैं। ठीक है, तो जब हम सिंध में जाते हैं वो तो कहते हैं आप सिंधी तो नहीं है, आप आप बलोच हैं। बलोच हैं, आप बलूचिस्तानी हैं। हम्म। तो हम कहीं बीच में फंसे हुए हैं, सही है। हम्म। और जो वहां पर जो वो लोग काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, तो उनको गवर्नमेंट भी खास सपोर्ट नहीं करती है। हम्म। बहुत अच्छे आर्टिस्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है वहां पर, हम्म। मगर ऐसा उनको कोई प्लेटफॉर्म ना प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हालात भी बड़े अच्छे नहीं हैं। हम्म। मगर फिर भी लोग काम कर रहे हैं, फिल्में रिलीज कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, स्क्रीनिंग उनकी हो रही है। तो एक रविश चल पड़ी थी वो 76 का, वो जो एक वो मेरे ख्याल में वो एक डेंट जो दिया था अनवर इकबाल साहब ने, फिर वो उन्होंने सीरियस लेना शुरू किया उसको। आप देखें, फिर वश का रोल आता है, फिर फीमेल्स भी आती हैं, एंकर होती हैं, होस्ट बनती हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि चेंज कभी एकदम से नहीं एक आता। रात में नहीं होता। तो वो आहिस्ता 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 फिर हमने अपनी फिल्मों में, शॉर्ट फिल्मों में लेडीज को इंट्रोड्यूस किया उनसे। मेन हमारे जो गुली फिल्म है तो टोटली वो डिपेंड करती है फीमेल कहानी, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक बलूची फिल्मों में किसी फीमेल पे कोई ऐसा कोई फिल्म बनी नहीं है, शॉर्ट फिल्म ही सही, बट वो टोटली फीमेल के अराउंड वो स्टोरी है। रिवॉल्व नहीं करती। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज होती गई। तो अब जब हम इसको फील करते हैं, तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोचा था कि पूरी कोशिश होगी कि हम बड़े पर्दे तक इसको लेके जाएं। और फिर फॉर्चुनेटली अनवर इकबाल साहब भी साथ में जुड़ गए, अनवर साहब खान भी साथ में, जो बलूचिस्तान के वो लेजेंडरी वो अदीब हैं और बड़े अच्छे शायर हैं और एक्टर भी। बिल्कुल। उनका भी ब्लेसिंग हमारे साथ रहा। तो ये सब चीजों का, आई डोंट नो, वही बात होती है कि कायनात कुछ चीज चाहते हैं तो कायनात किसी ना किसी तरीका से आपको वो उस पॉइंट पे जाके पहुंचा देती है। बिल्कुल। तो आई एम फील वेरी ब्लेस्ड इन दैट मैनर के शायद कायनात ने मुझे चुना था कि मैं ये काम करूं। तो उस वजह से इसको 5 से 6 साल लगे मुझे इसको स्ट्रगल करते हुए कि मैं ये हिम्मत ना हारूं के, क्योंकि बीच में बहुत दफा ऐसा हुआ कि सिनेमा से बात नहीं बनी, फिर हम पीछे हटे, फिर आगे गए, फिर वो बैक एंड फोर्थ होते होते भी हमें 5 साल लग गए इस चीज को एट फाइनली सिनेमा में लाने के लिए। और उसी लिए मैं इस फिल्म को डेडिकेट भी कर रहा हूँ, और ट्रिब्यूट भी है अनवर इकबाल साहब पे और अनवर साहब खान साहब पे, उन पे डेडिकेट भी ये फिल्म किया जा रहा है, क्योंकि he was the true and he is the true
first Baluchi hero in Baluchistan. एब्सोल्युटली एंड द फैक्ट कि मुझे अब तक याद है जब फिल्म की शूट कंप्लीट हुई थी तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल होगी और ये बच्चे जो हैं ये बहुत आगे जाएंगे ये क्योंकि ये मुझे नहीं बताया था। ये मुझे उन्होंने बताया था क्योंकि मुझे याद है जब ये आपने उनके सीन्स जब शूट किए थे और वो आए थे बिकॉज मेरा तो उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप था, वी वर मोर लाइक फ्रेंड्स। तो वो जो काम करते थे उसके बारे में वो मुझे बताना लाजमी समझते थे, तो मैं उनसे पूछती थी आज शूट कैसी रही, कैसी टीम है, कैसी क्रू है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैंने जब ट्रेलर भी देखा तो मुझे ये ना एक फ्लैशबैक आता है कि ये जी जी। बच्चे बहुत आगे जाएंगे बिकॉज दे हैव व्हाट इट टेक्स टू बिकम फिल्म मेकर्स। दिस इज समथिंग थैंक दैट यू। आई कंप्लीटली रिमेंबर। और आदिल, हर जब कोई इंसान कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा होता है तो उसको बहुत सारे बैकलैश का भी सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल। आपको क्या आज के दौर में, क्योंकि अगर जिस तरह हम कल्चर की बात कर रहे थे कि हमारे कल्चर में, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी एंड बैक देन जो हमल और मागंज ने जो प्रॉब्लम्स फेस की वो एक मेरे ख्याल से एक रोमांटिक सॉन्ग की वजह से बहुत एक मसला ट्रिगर हो गया था और फिर उसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हुए और बहुत सारी सियासी वो भी हुई। आज के ज़माने में कल्चरली ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं, लोगों ने कितना ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट टाइम की वजह से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है, या आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आज भी दरपेश हैं? चैलेंजेस हैं बिल्कुल, जो फीमेल्स के अकॉर्डिंग जो आप बात कर रही हैं उससे बिल्कुल चैलेंजेस हैं। जिस बैकलैश की आप बात कर रही हैं, जो अमल वागन में जो हुआ था, अ, जब हम अपनी छोटी वो शॉर्ट फिल्म कर रहे थे गुली, तब भी हमें ये बड़ा वो था कि शायद ये इस तरह से बैकलैश कर जाएगा। सही है, क्योंकि जब आप फिल्म को देखते हैं तो कुछ लोग तो हैं, आप कुछ भी करें तो वो तो आपको वो कमेंट्स वैसे प्रोवाइड करेंगे ही, जिसका मतलब जो बेतुकी सी होती है। मगर फिर आपकी बात ये भी सही है कि करंट टाइम जो है वो हमें सपोर्ट भी कर रहा है, मगर फिर भी उसको शूट करने में, उसको उनके लॉजिस्टिक्स में, और उनको उनके जो फीमेल्स को साथ में लेके चलना, और उनको वो बलोच माशरा है, बलोच टीम है, तो उस तरह से चीजों को देखना, वो मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती हैं वो सारी जिम्मेदारी है, जो जनरली हम मेन स्ट्रीम अपने ड्रामा वगैरह में इतना बड़ा वो केयर नहीं करते, क्योंकि वो वहां पर इतना बड़ा वो इश्यूज नहीं होते। बिल्कुल। मगर फिर मैं अच्छी बात ये भी समझता हूँ कि जो बलोच हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज को लेकर ज्यादा सिक्योर है बनस्बत अगर हम बाहर हम देखते हैं। क्योंकि अगर कोई भी बलोच लड़का होगा उसको पता होगा उसकी बाउंड्रीज का, कोई भी बलोच लड़की होगी उसकी पता होगी उसकी बाउंड्रीज की, और उनको पता होगा कि हमें अपनी फीमेल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, और फीमेल को पता होगा कि हमें किस तरह से एक दायरे में रहकर उनके साथ काम करना है। तो मेरे तो अपने घर की फीमेल्स थी, और प्लस मेरा जो क्रू था वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरे कुछ दोस्त थे, तो और कुछ मेरे मेंटर्स थे, तो हम सब साथ में थे। तो वो एक बड़ा फैमिली सा, वो एक बड़ा माहौल था, तो उसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। मगर फिर वही बातें हुई, जब ट्रेलर रिलीज हुआ, फिर चीजें हुई, फिर कमेंट्स इस तरह से आने शुरू हुए कि आप लोगों ने बेहयाई शुरू कर दिए, आप लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया। तो उस तरह से तो बहुत सारी, मतलब इवन कि जब हमने जो म्यूजिक वीडियोस बनाई थी जिनमें किसी फीमेल का कोई ताल्लुक ही नहीं है उनमें भी हमें गालियां पड़ी हैं, और मतलब ऐसी गालियां जो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि अंदर फीमेल का कोई ताल्लुक ही नहीं है उन वीडियोस में। मगर ये मैं समझता हूँ कि ये चंद लोगों का काम है, वो करेंगे। आप कुछ कुछ भी कर लें, कितना भी आप अच्छी कंटेंट या अच्छा स्टोरी आप उनको दें, तो ये तो होगा, तो उस पर तो मैं इतना बड़ा वो भी नहीं हूँ, क्या कहते हैं, तो फोकस भी नहीं करता। मगर अब जो चीजें मुझे फील होना शुरू हुई है कि अगर रेशियो एक तो बहुत कम हो गया है, प्लस पॉजिटिव और इंकरेजमेंट बहुत ज्यादा मिल रही है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को शायद वो एक बलोच माशरे को भी अच्छा कंटेंट देखने का एक चस्का लग चुका है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं, जब हमने ट्रेलर रिलीज किया था वो था 2020, अब 2002 का एंड होने वाला है, जी। तो एंथुजियाज्म ऑडियंस में अब भी वैसी की वैसी है।
जहाँ भी जाता हूँ मेरे इनबॉक्स भरे हुए हैं, फिल्म कब आ रही है, फिल्म कब आ रही है। बिल्कुल। तो कंटिन्यूअसली वो चलता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बलूच जो माशरा है वो भी चाह रही है कि उसकी कहानी है वो आगे आए और वो देखें। और ये चंद मतलब बातें हैं जो मुश्किलात भी थी और कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट थी जो आपने डिस्कस जी। और मेरे ख़्याल से किसी भी मुआशरे के लिए, किसी भी कल्चर की। के लिए, किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका आर्ट प्रमोट किया जाए। आर्ट की मुखालिफत करने वाला बहुत तंग ज़हन का होता है और इस बिल्कुल चीज़ को कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल देखें, जो जिसने बड़ा काम करना होता है, जिसका विजन स्ट्रांग होता है, वो एक हाथी की तरह होता है। तो जो भी छोटे छोटे जानवर हाथी की वो आवाज़ें लगाते हैं, उससे हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने मुकाम तक जाके पहुंच जाता है। तो मेरे ख्याल से जी। हमें इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पॉजिटिव बात यह है कि हमारी ज़ुबान, हमारा कल्चर, हमारे लोगों की बहुत अच्छी तरह से अक्कासी की जा रही है इस फिल्म के थ्रू। और सबसे बड़ी बात जी। यह है कि ये इस बात को सब जानते हैं कि लियारी की बॉक्सर्स का क्या वो है और उनकी क्या स्ट्रगल है। और अपनी मदद आपके तहत वो कितने अरसे से इस जुस्तजू में लगे हुए हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो भी उन्होंने किया है, वो उनको मुल्क की गवर्नमेंट की सतह पर मुझसे कोई इंकरेजमेंट नहीं सपोर्ट नहीं मिलती है। है। बिल्कुल उनको ये सपोर्ट बिल्कुल। नहीं मिलती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये फिल्म कितना कंट्रीब्यूट करेगा लियारी के बॉक्सर्स के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए? अ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं खुद भी पर्सनली सोचता आया हूँ मुसलसल मुख्तलिफ औकात में कि ये अ, एक मैसेज तो मैं दे रहा हूँ कि कितना हद तक ये इम्पेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ द टाइम पे कि बिल्कुल। वो उसको अगर कितना सीरियस लेती है या नहीं लेती है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितने सारे इस तरह से एफर्ट हुए हैं। ये दोदा तो उसका वो एक और मतलब उसके अंदर वो एक एडिशन होगा, मगर उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई हैं। मेहरुल्ला आपके सामने की एक कहानी गुजरी है जो हमारे बड़े अच्छे बॉक्सर रह चुके हैं। शाह जो है वो उनकी जी। वो आपके सामने वो कहानी। जी। तो वो तो हमारे तो पड़ोस में ही रहते हैं, सही है। तो उनकी वो मतलब सिंगुलेरन कुमारवाड़ा एक साथ में ही है। जी। तो वो वहां से वो उनकी इवन कि हमने उनके शूट भी उनके अपने क्लब में भी कुछ उनके शूट किए थे इस फिल्म के। हम्म। तो आप देखें ना वो दिल बर्दाश्त होकर बाहर चले गए, मतलब एक ऐसा बंदा जिसके पास जूते नहीं थे और उसने आपके मुल्क के नाम को रोशन किया। बिल्कुल। आप जो फिल्म में भी आपने वो सीन देखा होगा। जी। तो उस तरह के आपके लेजेंडरी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हम्म। एट द एंड उनका क्या होता है? कुछ नहीं होता। आपके कितने फुटबॉलर्स हैं जो जी। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुए हैं। इवन के लोग उनके बारे में ये कहते हैं कि अगर लेट सपोज ये किसी प्रीमियर लीग के क्लब में खेल रहे होते तो ये आज बहुत बड़े नाम होते। तो ये तो इवन के मुझे ये भी याद है जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो लोग आते थे ढाका से उनके उनके सिर्फ मैच देखने के लिए। बिल्कुल। जस्ट फॉर वन मैच वो ढाका से ट्रेवल करके आते थे लोग यहाँ पर फुटबॉल के प्लेयरों को देखने के लिए, इतने चाहिए थे लोग। तो मगर एट द एंड आप देखते हैं वो क्या करते हैं, किसी ने अपने ठिया लगाया हुआ होता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई शरबत बेच रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है, अपने सर्वाइवल पे वो बिल्कुल बात उनकी आ गई है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये मेरी तो पूरी ख्वाहिश यही है कि हुकूमत वक्त को ये एहसास हो कि उनको सपोर्ट करना चाहिए और ये जो जेम्स हैं इनको और पॉलिश करें। तो रिसेंटली मैं क्यूलेस गया था, वहां पे मैं पैनलिस्ट था, एक फिल्म के ऊपर सेशन थी। तो वहां पर मैंने कुछ फिल्में देखी थी जो क्वेटा के बच्चे बच्चे उन्होंने फिल्में बनाई थी। तो वहां पर वो स्पोर्ट्स को वो दिखा रहे थे, रॉक क्लाइंबर की वो बात कर रहे थे। बड़े जवान सा लड़का था जिसकी डेथ भी हो जाती है। हम्म। तो वो बगैर किसी सेफ्टी किट के बड़ी बड़ी पहाड़ियां वो चढ़ता है। तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार इस तरह के आपके पास टैलेंट है, मगर आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो एट द एंड वो क्या होगा, वो जो आपका सारा वो क्रीम है वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, वो बाहर जाएंगे। जब वो बाहर जाएंगे अच्छा काम करेंगे तभी आप उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशंस तो हम फेस कर रहे हैं डेली। जस्ट अ मिनट, सॉरी, जॉइंट फैमिली। नो प्रॉब्लम। नाउ अप टू यू क्वेश्चंस।
तो आदिल, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रीजनल सिनेमा जो है किसी भी मुल्क के सिनेमा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम देखते हैं बॉलीवुड के अलावा एक सेक्शन है टॉलीवुड इंडिया में, तेलुगु मलयालम की फिल्में हैं, उनका एक सेपरेट जॉनरा है, उनकी एक सेपरेट वो है, बिजनेस स्केल है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। आप एज अ फिल्म मेकर क्या समझते हैं कि रीजनल सिनेमा का कोई स्कोप है पाकिस्तान के अंदर? दूसरी ज़ुबानों की फिल्में अगर सिनेमा घरों में दिखाई जाएंगी, रिलीज़ की जाएंगी, तो डू यू थिंक कि ऑडियंस भी उनकी तरफ आएगी और वो भी एक अच्छा एक बिजनेस के लिए और इसके लिए एक अच्छी चीज़ साबित होगी? अगर ऑप्टिमिस्टिकली मैं सोचूं तो बिल्कुल होगा, क्योंकि लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपको पता चले कि बलूची जुबान की 4 फिल्में लग रही हैं, तो डू यू वांट टू गो और यू डोंट वांट टू गो? आई वुड एब्सोल्युटली वांट टू गो। बिल्कुल सही है। तो जो चीज या जो कहानी आपको अपने मदर टंग पे अगर वो पेश की जा रही है, तो आपको तो बिल्कुल आप जाएंगे, उसको देखेंगे। मिसाल मैं आपको दूंगा, पंजाबी सिनेमा में देखें तो पंजाबी सिनेमा तो रीजनल सिनेमा भी चल रहे हैं लाहौर में या बाकी इस्लामाबाद में, फिल्में तो उनकी अब भी चल रही हैं। बिल्कुल, पश्तो सिनेमा भी इसी तरह। पश्तो सिनेमा देख रहे हैं तो पश्तो सिनेमा भी चल रही है। अब दोदा के शायद ट्रेलर का वो है इफेक्ट है कि यासिर नवाज साहब ने भी मेरे ख्याल में अभी अनाउंस किया था कि वो सिंधी फिल्म भी बनाएंगे गए, तो वो तो खुद सिंधी स्पीकिंग बंदे हैं, सिंधी हैं वो, बिल्कुल। तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में ये ऐलान किया था कि वो भी सिंधी फिल्म बनाएंगे रीजनल सिनेमा के सपोर्ट के लिए। तो रीजनल सिनेमा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंट्री है वो एक नेशन तो नहीं है, उसमें बहुत सारे नेशन रहते हैं। इवन कि आप सिंध के अंदर मुख्तलिफ कौम है, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ कौम है, पंजाब में सिर्फ पंजाबी नहीं है, सिंध में सिर्फ सिंधी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पश्तो नहीं है, इसी तरह बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं है। तो रीजनल सिनेमा से ये होगा कि वो एक सिक्योर फील भी आएगा, एक अपनायत वाली फील भी आएगी उन नेशंस के अंदर, कि उनकी बात या उनकी कहानी भी सुनी जा रही है, दिखाई जा रही है, आगे पोर्ट्रे की जा रही है। तो मैं तो बिल्कुल सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बहुत सपोर्ट मिलेगा उन रीजनल लैंग्वेजेस को और उन नेशनलिटीज को, उन लोगों को जो कि बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, वो उनकी बात आगे आएगी, उनको मोटिवेट होगा। प्लस अब सिनेमा पे चलेगा या नहीं चलेगा वो मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी करंट इकोनॉमिकल सिचुएशंस पे। अब आप ये देखें ना कि आपके पास अगर एक महीने में 4 फिल्में लगती हैं, तो आप बड़ा सोच समझकर एक फिल्म पे सिर्फ पैसे खर्च करते हैं एज अ मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके पास टिकट की कीमत इतनी ज्यादा है। प्लस अगर वो एक फैमिली वाला बंदा है, मतलब मियाँ बीवी बच्चे, उनके 2 बच्चे हैं, अगर वो 4 बंदे भी जा रहे हैं, 600 रुपए का टिकट है लेट सपोज, तो 2400 तो वैसे भी उनके सिर्फ टिकट्स के हो गए। प्लस वो रात को डिनर वगैरह भी करेंगे, कि वो आउटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे। बिल्कुल करने में अराउंड 3 to 4,000 तो वो चला जाएगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो अर्न करता है अराउंड 25 to 30,000 अर्न करता है, वो तो बहुत सोचेगा। वो एक दफा उसकी तो मतलब ये लग्जरी इंटरटेनमेंट होगी उसके लिए कि अगर वो सिनेमा में जाके वो 3 घंटे का एक फिल्म देगी। तो इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इस चीज को ना सिर्फ ये रीजनल सिनेमा के लिए हेल्पफुल होगा, बल्कि ये खुद मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब टैक्सेस वो उनको रियायत दें टैक्सेस पे, और बाकी इनिशिएटिव्स ऐसे इंट्रोड्यूस करें जिससे सिनेमा को हेल्प मिले। अब बातें तो चली हैं, अब बता तो रहे हैं। इस गवर्नमेंट में, पीडीएम की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस तो किया था कि वो बड़ा रिलीज देंगे, फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे। अब वो कागजी बात होगी या उस पर अमल भी होगा, क्योंकि पिछली दफा भी नून लीग की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव दिया था 2018 में। अनफॉर्चुनेटली उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई, देन अब उनका ये दोबारा इनिशिएटिव सामने आया। अब होगा क्या, नोबडी नोज। आदिल, हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो पाकिस्तानी सिनेमा है, दैट टू इज नॉट डूइंग सो वेल जो उसे करना चाहिए था। फिल्में बनती हैं और हर कुछ दिन के बाद आप एक नई फिल्म देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं सिनेमा घरों में, और बहुत मेगा बजटेड फिल्म्स होती हैं, बहुत बड़ी स्टार कास्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ऑडियंस का रुझान इतना नहीं है, वो ये कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं, या जो भी
जी। उसके रीजंस हैं। और उसमें आपको क्या लगता है, what does Doda have to grab the attention of the audience towards itself? पहले तो मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर करूं कि क्यों हम मेन स्ट्रीम सिनेमा इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है अब तक पाकिस्तान में। जो रीजन मुझे लगता है वो ये है कि एक तो आपका कंटेंट, तो देखिए हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स में हम लोग। बिल्कुल। अब पाकिस्तानी को पता नहीं है कि वो उसके रूट्स क्या हैं। सही है। बेसिकली आप बिफोर पार्टीशन आप एक ही कौम है। जी सही है। जी इंडिया और पाकिस्तान। आप पश्तून बेल्ट को और बलूच बेल्ट को साइड पे करें, जी बाकी तो आप एक ही कौम है। ठीक जी है। तो आप बेसिकली तो आप इसी लैंड से बिलोंग करते हैं। जी मगर अनफॉर्चुनेटली हमने कहीं वो आइडेंटिटी अपनी खो दी है, अपना वो कल्चर हमने कहीं पे खो दिया है। जी। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम हैं कौन और हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा वो है, मिस डायरेक्शन है, मिस गाइडेड है हम लोग। ठीक है। ऐसा ही तो है। उस बिना पर हमें पता नहीं है कि हमें क्या कहानी बतानी चाहिए और हमारी कहानी क्या है। सही है। तो हम इस चक्कर में कभी किसी को फॉलो करते हैं, कभी किसी को फॉलो करते हैं। हमें लगता है कि कभी अच्छा हॉलीवुड ये को फॉलो फिल्म, करते हैं, कभी बॉलीवुड को फॉलो कभी करते हैं, बॉलीवुड को टू पुट इट इन द राइट ठीक है। वर्ड्स। जी। हाँ। मगर जो मुझे लगता है कि हम जो ज्यादातर हम जो रिश्तेदारी करते हैं वो बॉलीवुड से करते हैं, तो हमें बिल्कुल। वो एक्सेप्ट करना चाहिए। सही है। एब्सोल्युटली। तो मैं बलोचों की बात नहीं कर रहा, मैं पश्तून की बात नहीं कर रहा, मैं सिंधी और पंजाबी कल्चर और जो उर्दू स्पीकिंग उनकी बात कर, वो रिलेट करते हैं। जी जी तो वो एक ही जमीन है। ठीक है। जी जी। तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई सेल्फ डिग्रेडेशन तो नहीं है उसके अंदर। सही है। अगर एब्सोल्युटली। आप उनको एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप कहानियां बुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी मेच्योरिटी आएगी उस कहानी को बताने के लिए। ठीक है। हम्म। तो हमें तो पता नहीं है। अब लेट्स सपोज हमने बॉलीवुड में एक कॉमेडी मूवी देखी, तो हमें लगता है कि अच्छा उसको पोर्ट्रे करेंगे अपने पास तो वो चल जाएगी। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी यहाँ पे रूटेड तो मुख्तलिफ है, यहाँ पे बातें कुछ मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल यहाँ का जो कल्चर है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिल्कुल। बेसिकली तो वही है मगर मुख्तलिफ है। हम्म मगर इन सब चीजों के अंदर हम कहीं पे खो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम्म ये तो सबसे बड़ी वजह ये है हम्म जिसकी वजह से हमें कंटेंट नहीं मिलते अच्छे। दूसरी हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक मुसीबत है वो ये है कि हमारे ड्रामा राइटर्स फिल्म लिख रहे हैं, हमारे टीवीसी राइटर्स फिल्म लिख रहे हैं। डायरेक्टर्स फिल्म भी। एक अलग लैंग्वेज है, सिनेमा बिल्कुल एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। सिनेमा एक ऐसा, उसकी वो कहानी और उसका वो लेंस ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम्म सही है। तो इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। और जिस चीज पे हम ज्यादा जोर देते हैं वो है बजट। हमें ये लगता है कि जितना वो खूबसूरत दिखेगा तो वो उतना ही बिकेगा, बिल्कुल। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। एक दफा एब्सोल्युटली। मैं वो देख लूंगा, हम्म। दूसरी दफा मुझे कंटेंट चाहिए होगा। कंटेंट आपके पास नहीं है, आप उसी चीज को दोबारा रिपीट करके मुझे देख रहे हैं, पैकेजिंग आप चेंज करके दे रहे हैं, बिल्कुल। तो वो नहीं होगा। हम्म हमें ये जोर देना होगा कि, तो हमें समझना होगा कि हमारी टोटल जो मार्केट है वो कितनी है। हम्म। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारी टोटल मार्केट, अगर कोई फिल्म अनसक्सेसफुल रही भी तब भी वो 1 करोड़ या 2 करोड़ ही है। सही है। जी इससे ज्यादा तो है ही नहीं। जी। तो उसमें अच्छा ये होगा कि आप इंडिपेंडेंट फिल्में बनाएं। आप उस बजट के अंदर रहते रहते, आप अंडर वन के रहते रहते आप फिल्में बनाएं, कंटेंट पे ज्यादा जोर दें, हम्म तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हम्म सही है। हम्म। बजाय इसके कि आप बड़े बजटेड फिल्म बनाएं। अभी हमारे सामने एक वो है, एक मिसाल है, इशक मेड इन चाइना। 12 करोड़ की फिल्म थी और वो अंडर मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ शायद उसने कमाए, हम्म। तो बड़ा वो डिजास्टर गुजरा। तो इतना आप बजाय और आदिल, प्रोडक्शन आप पे ये जोर देने देखें के। कि सिर्फ हमारी ही उसमें नहीं, अब बॉलीवुड की भी अब मेगा स्टार और मेगा बजटेड फिल्में जो है वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो रही हैं, क्योंकि जहाँ पे आप देखते बिल्कुल हैं वेब सीरीज का दौर है, आपके पास ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे बेतहाशा बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है और लोगों के लिए कन्वीनियंट है। वहाँ पे वो जो है अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जहाँ हम बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे चल रहे हैं और बिल्कुल गलत तरीके से चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे तो डिक्लाइन 100% इट्स बिल्कुल गिवन। होगा। क्योंकि अब मार्केट ग्लोबल हो चुकी है, क्योंकि आपके जो व्यूवर्स हैं वो रोजाना नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी प्लस हो गया, टॉरेंट पे देख रहे हो, मतलब कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मगर हम्म मतलब ये कि उनको वो उस सिनेमा पे एक्सेस है। सही है। हम्म उन कहानियों पे एक्सेस है उनका। हम्म तो वो अब जाहिर सी बात है, आप एक मुझे बहुत अच्छा कंटेंट देंगे
और सडनली मुझे आप बोलेंगे कि यार ये भी आप देख लो, सही है, तो हम्म मुझे मैं जितनी भी कोशिश करूं, जितना भी मैं पैट्रियोटिक रहूं, वो मुझे कंटेंट इतना अट्रैक्ट करेगा नहीं, सही है। एब्सोल्युटली मैं उस पे नहीं जाता कि हम्म आपकी जो मेकिंग है या आपने कितना उस पे बजट खर्च किया है, हम्म मैं उस पे नहीं जाता। मैं इस पे जाता हूँ कि आपकी कहानी कितनी पावरफुल है, आपके परफॉर्मेंस कितने पावरफुल है। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी फिल्म को सस्टेन करने के लिए। आप फिल्म फेस्टिवल्स में देखें, ऐसे कहानियां फिल्में जीतते हैं, जिसमें कोई फेस्टिवल जीतते ग्लैमर हैं नहीं होता। जिनमें कोई ग्लैमर नहीं है। आप हम्म ईरानी सिनेमा को देखें, उसने हॉलीवुड को झंझोड़ के रख दिया बिल्कुल कि वो कांस में हर दफा जाके वो बिल्कुल कांस जीत के आते हैं। उनकी कहानियों में क्या है, बड़ी ह्यूमन स्टोरीज हैं, बिल्कुल बहुत छोटी सी बात पे बहुत बड़ी सोबर सी कहानी है, जी जो हाँ आपको एट द एंड जाकर आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस चक्कर में मैं एक और बात कहूँ कि जब हम दूधा की रिलीज की हम बात कर रहे थे, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर रहे थे, हम्म क्योंकि फिल्म हमारी अपनी प्रोडक्शन मुसाज फिल्म्स, एक और जो बलूची वीडियोस बनाती आई हुई प्रोडक्शन है हम्म जान फिल्म्स, और एक हम्म बड़े ग्वादर के अच्छे दोस्त है, उनकी प्रोडक्शन है बाम फिल्म्स। इनकी हम्म मुश्तरका वो कोशिश थी, हम्म मगर मेट्रो फिल्म्स का जो सपोर्ट था वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। इन सेंस इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेट्रो लाइव्स ने भरोसा किया, वो इंडिपेंडेंट फिल्मों पे भरोसा करते हैं। हम्म उन्होंने बड़ा अच्छा क्या कहते हैं उसको, सपोर्टिंग एंड बन के सामने आए, हम्म और उनका जो वो कैलकुलेशन है वो सेम हमारी कैलकुलेशन है कि आप कम बजट पे अच्छे कंटेंट दें, ताकि वो आप मार्केट को ग्रैब कर सकें और आप अपने लिए ऑडियंस बनाएं। तो दूधा इन सेंस उन्हीं चीजों पे आती है। हम्म दूधा बिग बजट फिल्म नहीं है, हम्म दूधा ग्लैमरस फिल्म नहीं है। हम्म दूधा की कहानी जो नॉर्मल जितने मेन स्ट्रीम पे जो कहानियां मस्ती मजाक पे जो मबनी होती हैं, हम्म उस तरह की है नहीं। बड़े ह्यूमन कहानी है। कोशिश ये की गई है कि कहानी आपके किसी भी पैशनेट बंदे को छू सके, जो हम्म जिंदगी में कुछ करना चाहता है, हम्म जो स्ट्रगल कर रहा है, ना सिर्फ वो लड़का हो लड़की हो, हम्म कोई भी हो। हम्म तो तो मुझे तो लगता है किसी एक एक सर्टेन पॉइंट थोड़ी सी आउट ऑफ द ट्रैक है हम्म पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम फिल्मों से। तो शायद वो लोगों को वो कंटेंट में क्या कहते हैं उसको, अपनाइयत महसूस हो। शायद उस कंटेंट को वो रिलेट कर सकें, किसी बड़े एलीट क्लास की कहानी नहीं है, हम्म जो आम कॉमन मैन है उसकी कहानी है। हम्म तो उसी एंगल और उसी नजरिए से बताने की कोशिश की गई है, हम्म जिसके अंदर आपको ग्लैमर नहीं मिलेगा। क्योंकि आम जिंदगी में हम यशराज की फिल्मों को तो हम देख लेते हैं कि बड़े हम्म बड़े मतलब उसके अंदर जो हम्म वेडिंग सारे सीन होते हैं, मगर आम जिंदगी में हमारी वेडिंग वैसी होती नहीं है, हम बिल्कुल बड़े उलझनों में चीजें होती हैं। तो जी उसी पर्सपेक्टिव से, उसी नजरिए से चीजों को पेश करने की कोशिश की गई है। जी अब इट्स अप टू ऑडियंस के वो कितना रिलेट करते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर रिलेट करेंगे और मेरे ख्याल से तो ये तो नीड ऑफ़ द आवर है, लोगों को वो चीज़ देना जो वो देखना चाहते हैं। अपने जैसे लोगों को आम इंसान की कहानी, जी अपनी कहानियों से रिलेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमें जो है इसी चीज़ की ज़रूरत है। आदिल, बहुत अच्छा लगा आपसे डेफिनेटली। बात करके, और मेरी बहुत सारी विशेस हैं फ़िल्म दोदा के लिए। मैं तो इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पे हूँगी, हाज़िर हूँगी, फ़िल्म देखूँगी, और लेकिन मेरी ऑडियंस से भी जो है रिव्यू यही, भी करेंगी। बिल्कुल रिव्यू करूँगी, 100% रिव्यू करूँगी। और ऑडियंस से भी मेरी यही अपील है कि आप लोग जाएं और ये फ़िल्म देखें। ये आप लोगों के लिए फ़िल्म बनी है, ये कहानियाँ आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी हैं, और ये हमारी एक छोटी सी एफ़र्ट है। आई थिंक द स्काई इज़ द लिमिट, और अभी बहुत 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 आगे जाना है। और लेकिन ये पहली काविश है और इंशाल्लाह ये ज़रूर सक्सेसफुल होगी। आदिल, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, क्या मैसेज है आपका? ऑडियंस के लिए मेरी यही मैसेज है कि आप प्लीज जितने भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, ना सिर्फ मुझे, उनको सपोर्ट करें, अपने सिनेमास को, अपने रीजनल सिनेमास को सपोर्ट करें, अपने लैंग्वेजेस को सपोर्ट करें। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत में जो अपने से अगर उन्होंने कर लिया होगा, बाकी आपकी जो जिम्मेदारी है वो जरूर पूरा करें। सिनेमाघरों में जाएं, 2 सितंबर को दोदा को जरूर देखें, और हमें वो सपोर्ट दें जिसके लिए हम पिछले 5 साल से वेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि उसके बाद अ, हम और आगे जाएंगे, और अच्छी कहानियां, जो आपकी कहानियां, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। एंड ऑन दैट नोट, आई एम गोइंग टू से गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।